चलिए वेरी वेरी गुड बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं? चलिए जय माता दी बाबू, कैसे हैं आप लोग? मुकेश कुमार चौधरी जी, दरभंगा की धरती से कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद बाबू। अभिषेक कुमार जी, छाया जी, राहुल जी, कैलाश बाबू, विद्यासागर जी, अनीश जी, चलिए सब लोग बहुत अच्छा से होंगे, आशा और पूरा विश्वास है कि मस्त होंगे आप लोग। अब चलते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करें, आज का जो टॉपिक है विजयनगर कालीन साम्राज्य की सांस्कृतिक स्थिति। विजयनगर, गुड्डू लाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, जहानाबाद के धरती से, बहुत अच्छी बात। प्रताप राज जी, मानस देवी, मुकुंद जी, आशीष जी, चोनू जी, कुशवाहा जी, चले सब जी, खुशबू लाल जी, खुशबू जी, अंकित कुमार, पुष्पलता, सब लोग आइए। विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक जीवन के बारे में चर्चा करते। बड़ी सुंदर क्वेश्चन है, कल हम लोग चर्चा किए थे। आमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम कृष्णदेवराय के द्वारा रचना किया गया। हमने कहा था रोशन बाबू, हमने कहा था आमुक्त माल्यद तेलुगु भाषा में और जामवती कल्याणम संस्कृत में लिखा गया था। बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि तेलुगु भाषा का स्वर्ण काल कृष्णदेवराय, लेकिन कृष्णदेवराय के काल में कन्नड़ साहित्य का भी विकास हुआ, कन्नड़ साहित्य का भी प्रगति हुआ था। तो विजयनगर कालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलता है कृष्णदेवराय की रचना तेलुगु भाषा में रचित आमुक्त माल्यद से। अब क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर काल में कैसी व्यवस्था थी? तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। विजयनगर काल में कैसी व्यवस्था थी? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का प्रमुख स्थान था। अब राजा रोशन कुमार जी, हमने आपका क्वेश्चन सुबह में भी बताया था अजीत बाबू के नाम से कि बचे हुए समय में बीपीएससी के लिए क्या क्या टॉपिक लिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, बीपीएससी के लिए कौन कौन सा ऐप में कुछ लॉग आउट लॉग इन की समस्या है। देखो भैया, ऐप में अपडेशन आया है, तो जिन जिन को ऐप में दिक्कत हो रही है वो अपने ऐप को अनइंस्टॉल कर लेंगे और फिर गूगल प्ले स्टोर से उसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो सारा नया नया फीचर भी आया है, जुड़ गया है। चलिए बाबू, गुड्डू लाल जी ध्यान से सुनिएगा, अजीत बाबू ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा विजयनगर कालीन सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी किससे मिलता है? तो आमुक्त माल्यद नामक पुस्तक से मिलता है। इस काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी जिसमें राजा का सर्वोच्च स्थान होता था, और राजा को राजा राज्याभिषेक करते समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ करते थे। राज तिलक लगाते समय एक विशेष प्रकार का यज्ञ करते थे जिसे पट्टाभिषेक कहा गया। क्या कहेंगे? पट्टाभिषेक कहा गया। अब देखो, राजा तो अकेले काम करेगा नहीं। मनीष शर्मा राजा के लिए, वर्षा जी राजा को सहायता देने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो राजा को सहायता देने के लिए, अच्छा मिल जाएगा, नहीं मिला तो मिल जाएगा। राजा को सहायता देने के, मनु जी बाबू बहुत अच्छी बात है। राजा को सहायता देने के लिए एक 20 सदस्यीय मंत्री परिषद होता था। राजा को सहायता देने के लिए एक 20 सदस्यीय मंत्री परिषद होता था। ध्यान सुनिएगा, राजा को सहायता देने के लिए मिथिलेश बाबू एक 20 सदस्यीय मंत्री परिषद होता था जिसके अध्यक्ष सभा नायक कहलाते थे। जिसके अध्यक्ष क्या कहलाते थे? सभा नायक कहलाते थे। ध्यान से सुनिएगा, राजा का सर्वोच्च स्थान, राजा को सहायता देने के लिए एक 20 सदस्यीय मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के अध्यक्ष कौन होते थे? तो सभा नायक होते थे। आज के परिदृश्य में चला जाए, आज के परिदृश्य में चला जाए तो भारत में कैसी व्यवस्था है? तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति का सर्वोच्च स्थान है, जिसमें राष्ट्रपति का पद क्या है? पद वंशानुगत न होकर, वंशानुगत न होकर इनका पद क्या है? एक निर्वाचित पद होता है। ध्यान से सुनिएगा, इनका पद क्या है भाई? एक निर्वाचित पद है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए राष्ट्रपति को सलाह एवं
सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होता है, एक मंत्री परिषद होता है। और इस मंत्री परिषद के प्रधान को क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। मंत्री परिषद के प्रधान प्रधानमंत्री। लेकिन उस समय राजा को सहायता देने के लिए एक 20 सदस्यीय मंत्री परिषद और मंत्री परिषद के प्रधान उस समय सभानायक, सोनेलाल जी, सभानायक। और अभी मंत्री परिषद के प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उस समय निश्चित था कि मंत्री परिषद कितना? 20 सदस्य। लेकिन अभी निश्चित है, अभी जो मंत्री परिषद का आकार है वह लोकसभा के कुल सदस्य का, लोकसभा के कुल सदस्य का अधिकतम, मिनिमम की चर्चा नहीं है, अधिकतम की चर्चा है। कितना प्रतिशत? 15% होना चाहिए। लोकसभा के कुल सदस्य का अधिकतम 15% होना इसकी जरूरी है। कम से कम की चर्चा नहीं किया गया। उस समय फिक्स था कि 20 सदस्य, तो 20 सदस्य। अभी फिक्स क्या है? लोकसभा के कुल सदस्य का 15% होना चाहिए। गुप्त काल में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, मौर्य काल में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और चोल वंश के काल में हो, चालुक्य वंश के काल में हो, सब काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। हो गया। मौर्य काल में गणतंत्र नहीं था, मौर्य काल में भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा को सहायता देने के लिए कई अध्यक्ष, तीर्थ और तीर्थ महामात्र, तीर्थ एवं तीर्थ महामात्र होते थे। हो गया। आगे चलते हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा। विजयनगर काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और विजयनगर काल में जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी जिसमें प्रमुख स्थान किसका था? राजा का। राजा राज्याभिषेक करते समय एक यज्ञ करता था जिसे पट्टाभिषेक यज्ञ कहा गया। 83 होता है अजित बाबू, 83। क्वेश्चन पूछेगा, राजा को सहायता देने के लिए कितने सदस्यीय? 20 सदस्यीय मंत्री परिषद, जिसके अध्यक्ष सभानायक, अभी के मंत्री परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विजयनगर साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। किसमें भाई? प्रांतों में बांटा गया था। और प्रांत को फिर मंडल में, मंडल को फिर कोट्टम में, कोट्टम को फिर बलनाडु में, बलनाडु को नाडु में, नाडु को गांव में बांटा गया। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे विजयनगर साम्राज्य को कई राज्य या प्रांत, राज्य एवं प्रांत में बांटा गया था। राज्य को ही प्रांत कहते, राज्य या प्रांत में बांटा गया था। प्रांत का प्रशासन प्रांतपति करता था, जिसकी नियुक्ति खुद राजा के द्वारा चुनते थे। राजा जिसकी नियुक्ति करता था। हमने कहा था अच्युत देव राय ने इन प्रांतपतियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक महामंडलेश्वर, प्रांतपति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक महामंडलेश्वर पद का सृजित किया था। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, राजा के बाद प्रांतपति का प्रमुख योगदान होता था, और प्रांतपति को नियुक्ति कौन करता था भाई? तो राजा करते थे। अब प्रांतपति की नियुक्ति कौन करते थे? राजा करते थे। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि कृष्णदेवराय के इस काल में प्रांत की संख्या कुल कितनी थी? 6 थी। इन प्रांतपतियों पर नियंत्रण रखने के लिए तुलुप वंश के शासक अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर नामक पद का सृजन किया था। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर देखो प्रांत को क्या कहते हैं? मंडल। यहां पर लिखा हुआ उसको ध्यान से सुनिएगा, इसको मिलाते हैं। प्रांत को क्या कहते हैं? साम्राज्य को बांटा गया किसमें? प्रांत में। प्रांत के लिए शब्द आया है मंडल। मंडल को बांटा गया, प्रांत को, राज्य को बांटा गया जिला में। जिला को क्या करके? बलनाडु या कोट्टम, बलनाडु या कोट्टम। जिला को बांटा गया प्रखंड में। प्रखंड के लिए शब्द क्या आया? नाडु। प्रखंड को बांटा गया पंचायत में। जो 50 गांव की सभा थी, इकाई था, उसे मेला ग्राम कहा गया। और सबसे निचली इकाई, सबसे छोटी इकाई गांव होता था। यही सीक्वेंस याद रखिएगा। आज के सीक्वेंस में चले तो पहले क्या कहेंगे? राज्य कहेंगे, तो पहले साम्राज्य, देश कहेंगे, देश के बाद राज्य कहेंगे, राज्य के बाद जिला कहेंगे, ब्लॉक कहेंगे, पंचायत कहेंगे और गांव कहेंगे। हो गया। लेकिन विजयनगर काल में क्या क्या था? साम्राज्य को बांटा गया था प्रांत में। जो कृष्णदेव राय के समय प्रांतों की संख्या 6 थी। प्रांत को मंडल कहा गया। मंडल के प्रधान को मंडल
या प्रांतपति कहते हैं। प्रांत को, राज्य को बांटा गया जिला में, जिला के लिए टर्म आया कोट्टम या बलनाडु, कोट्टम या बलनाडु। और जिला को बांटा गया प्रखंड में, प्रखंड के लिए टर्म आया नाडु। प्रखंड को बांटा गया 50 गांव की इकाई जिसे मेला ग्राम कहेंगे, और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव होता था। क्लियर हो गया, या सीक्वेंस आया। साम्राज्य को मंडल में, मंडल को कोट्टम या बलनाडु में, बलनाडु को नाडु में, नाडु को मेलग्राम में, मेलग्राम को ग्राम में। समझ में आया? आगे बढ़े आदित्य शर्मा जी, आगे बढ़े अजित बाबू, आगे बढ़े गुड्डू जी, आगे बढ़ते हैं। इसी को मिलाकर देखेंगे तो क्या कहेंगे भाई, मिलाएंगे सबसे नीचे तो पहले सबसे नीचे क्या था, ग्राम था। ग्राम के बाद क्या था, मेला ग्राम था। मेला ग्राम के बाद क्या था, नाडु था। नाडु के बाद क्या था, कोट्टम या बेलनाडु, कोट्टम या बेलनाडु। उसके बाद क्या था, कोट्टम मंडल, मंडल को ही कहते प्रांत। मंडल के बाद क्या था, साम्राज्य था। अब देखो क्वेश्चनमा पूछेगा, या क्या हुआ देश हुआ, या क्या हुआ राज्य हुआ, या क्या हुआ जिला हुआ, या क्या हुआ प्रखंड हुआ, या क्या हुआ बड़ा पंचायत हुआ, या क्या हुआ गांव हुआ। हो गया, क्लियर हो गया बाबू? राघव जी, अभिषेक जी, स्वरोज जी। अब क्वेश्चन पूछेगा, इसी प्रांतपति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अच्युत देव राय ने एक नया पद प्रांतपति, एक नया पद प्रांतपति पद का सृजन किया था। ध्यान से सुनिएगा, प्रांतपति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक नया पद प्रांतपति पद का सृजन किया गया था। अब आते हैं, अब चलते हैं। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए? यस सर, बहुत अच्छी बात, ओके सर। अब यहां तक हो गया, तो अब गांव का प्रशासन देखिए बाबू। गांव का प्रशासन के लिए क्या होता था, 12 सदस्यीय एक परिषद कार्य करती थी। ग्रामीण प्रशासन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए एक 12 सदस्यीय परिषद कार्य करती थी। इस व्यवस्था को आयगार व्यवस्था कहा गया। आयगार व्यवस्था कहा गया। जो 12 सदस्यीय परिषद होती थी उससे आयगार व्यवस्था कहा गया। अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा। अब आयगार व्यवस्था में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी क्या थे, गांव। गांव को क्या कहेंगे, गांव को उर के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रधान को ग्रामी कहा गया। गांव को क्या कहेंगे, उर। उड़े उड़ जाएगा तो उड़े उड़ जाएगा, ध्यान सुने, उड़े उड़ जाएगा तो चोल वंश की राजधानी, याद आया, चोल वंश की प्रारंभिक राजधानी उदयपुर, बाद की राजधानी तंजौर या जिसे तंजावुर भी कहते हैं। अब देखो उड़ गांव, छोटी गौ सबसे छोटी इकाई गांव थी, गांव को उड़ भी कहा गया। उड़ के प्रधान ग्रामी कहलाएंगे। विजयनगर काल में प्रशासनिक क्षेत्र में एक नई व्यवस्था आई, नायंगर व्यवस्था। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा था दिल्ली सल्तनत काल में इल्तुतमिश के द्वारा, बाबू ध्यान से सुनना, दिल्ली सल्तनत के काल में इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किया गया। गुप्त वंश के काल में सामंतवादी व्यवस्था की शुरुआत हुआ। सामंत क्या कौन थे, बड़े पदाधिकारी थे जिनको वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाता था। इक्ता प्रदान करने वाले, इक्ता प्राप्त करने वाले पदाधिकारी को इक्तादार कहा गया, जो वेतन के बदले भूमि मिलता था। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार करने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार करते हुए इक्तादारी व्यवस्था को बंद कर दिया और उसके स्थान पर नगद वेतन देना प्रारंभ किया। अब विजयनगर काल में नायंगर व्यवस्था था, जिसके तहत इक्तादार को, जिसके तहत पदाधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाता था। नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान देने की व्यवस्था को ही नायंगर व्यवस्था कहा गया। हो गया, नायंगर व्यवस्था भूमि अनुदान से था। क्वेश्चन पूछेगा कि जिस तरह दिल्ली सल्तनत के काल में इल्तुतमिश ने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किया, उसी तरह से
विजयनगर काल में कौन सी व्यवस्था की शुरुआत हुआ? तो नायंगर, क्या कहेंगे? नायंगर व्यवस्था की शुरुआत हुआ। क्लियर? अब क्वेश्चन पूछेगा, विजयनगर काल में दान में दी गई भूमि को अमरम भूमि कहा गया। आज जिस व्यक्ति को दान में दिया जाता था भूमि, उसे अमर नायक कहलाता था। तो अमरम भूमि, दान में दी गई भूमि, आज जिसे दान में दिया जाता था उस व्यक्ति को क्या कहते थे? अमर नायक। आज जब ये दान में दी गई भूमि पर किसी प्रकार का कर की वसूली नहीं होती थी। दान में दी गई भूमि कौन सी भूमि थी भाई? अमरम भूमि। यहां से लेते हैं। नायंगर व्यवस्था क्या था? इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि अनुदान दिया जाता था। इस काल में दान में दी गई भूमि को अमरम भूमि कहा गया। आज जिसे दान में मिलता था अमर नायक, जो कर मुक्त भूमि होती थी। अब देखो, इस काल में पुलिस व्यवस्था भी काफी मजबूत था। पुलिस व्यवस्था काफी मजबूत था। क्वेश्चन पूछेगा, कोतवाली, पुलिस के लिए कोतवाली अलाउद्दीन खिलजी के काल में। पुलिस के लिए कोतवाली किस काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, कि पुलिस व्यवस्था काफी मजबूत थी। सैन्य विभाग को क्या कहते थे? कंदाचार। सैन्य विभाग को कंदाचार कहा गया और प्रमुख सेनापति को पॉलीगर कहा गया। सैन्य विभाग को कंदाचार कहा गया और प्रमुख सेनापति को क्या कहेंगे? पॉलीगर कहा गया। हालांकि इस काल में लिपिक वर्ग, क्लर्क को कर्णिक कहा गया। क्लर्क को क्या कहेंगे? कर्णिक कहा गया। 3-4 क्वेश्चन हुआ, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा विजयनगर काल में नई नई व्यवस्था क्या थी? नायंगर व्यवस्था थी। और क्या था भाई? अमरम भूमि, दान में दी गई भूमि, जिसे दान में मिलता था वो अमर नायक कहलाता था। टैक्स फ्री था। इस काल में पुलिस व्यवस्था काफी मजबूत था। सैन्य विभाग को कंदाचार कहा गया। प्रमुख सेनापति को पॉलीगर कहा गया। प्रमुख सेनापति को पॉलीगर कहा गया। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, इस काल में लिपिक वर्ग को क्या कहते हैं? कार्मिक वर्ग कहा गया। इस काल में राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि कर था। सब काल में भूमि कर था। सब काल में भूमि कर था। तो भूमि कर के लिए कृष्णदेव राय ने क्या करवाया? मापी करवाया। मसाहत प्रणाली बताए थे अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप कराया और मापी के आधार पर भू राजस्व करों का निर्धारण किया। उसी तरह से कृष्णदेव राय ने भूमि की पैमाइश करवाई, मापी करवाया और मापी के आधार पर ही करों का निर्धारण करवाया। जिस तरह से भूमि की माप में चलेंगे राज परांतक प्रथम, राज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। तीनों, परांतक प्रथम, राज प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम ने भूमि की पैमाइश करवाई थी। उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने भी भूमि की पैमाइश करवाया। सिकंदर लोदी ने भी भूमि की पैमाइश करवाया और दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि की पैमाइश करवाया था। इधर चले, विजयनगर के शासक, तुलुक वंश के शासक कृष्णदेव राय ने भूमि का पैमाइश करवाया और पैमाइशी के आधार पर भू राजस्व करों का निर्धारण कराया। इस काल में भूमि को 4 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा था भाई? 4 भाग में। पहला था सिंचित भूमि, दूसरा था ऊसर भूमि, तीसरा था बागाती भूमि और चौथा था जंगल भूमि। ध्यान से सुनिएगा। अब एक बाबू ने, आदित्य शर्मा ने क्वेश्चन किया, क्या बिहार से है, क्या झारखंड पुलिस का फॉर्म भर सकते? क्यों नहीं भर सकते? झारखंड वाला जब हमारा यहाँ का फॉर्म भर सकते हैं तो हम लोग कहीं नहीं भर सकते? भर सकते हैं बाबू, भर सकते हैं। उसके लिए यह नहीं है कि आपका बर्थ होना चाहिए झारखंड में ही। तो हमने कहा विजयनगर काल में 4 प्रकार की भूमि। पहला था सिंचित भूमि, दूसरा था ऊसर भूमि, तीसरा था बागानी या बागाती भूमि और चौथा था जंगली भूमि। सिंचित भूमि उस भूमि को कहा गया जिसमें बिना सिंचाई के संसाधन का उपयोग किए ही आराम से अच्छा उपज होता था। बिना सिंचाई का संसाधन का उपयोग किए ही अच्छा उपज होता था। रंजन बाबू, तो क्वेश्चन पूछेगा, सबसे ज्यादा टैक्स की वसूली किस भूमि से? तो सिंचित भूमि से। सबसे ज्यादा टैक्स की वसूली सिंचित भूमि से किया जाता था। दूसरा ऊसर भूमि, नाम है ऊसर भूमि, जिसमें प्रति वर्ष खेती का कार्य नहीं होता था। तीसरा है बागाती या बागानी भूमि,
बागान कहते हैं, फलों का बगीचा लगाया, 1200 से अधिक फलों का बगीचा लगाया फिरोज शाह तुगलक, जिसमें अंगूर बाग भी, दिल्ली का अंगूर बाग भी एक था। तो क्वेश्चन पूछेगा रंजन बाबू, तीसरा होगा बागानी या बागाती भूमि, वह उस भूमि था जिसमें बड़े बड़े बाग लगाकर कृषि कार्य किया जाता था। और चौथा था जंगली भूमि, जिसमें कृषि कार्य होता ही नहीं था, जिसमें कृषि कार्य होता ही नहीं था। इस काल में कृषि कर को क्या कहते, विस्त या शिष्ट के नाम से जाना जाता है। इस काल में कृषि कर को क्या कहते, कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते, विस्त, या जिसे शिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो कुल उपज का कितना प्रतिशत, 1/3 से 1/6, देखो भैया लिबरल था, 1/3 मतलब 33%, 1/6 मतलब 15 छक्के 90, 16 छक्के 96, 17 छक्के 72 से, तो 17% से 33% के बीच, 17% से 33% के बीच भूमि कर का निर्धारण होता था। लेकिन ब्राह्मण को और कम, मंदिर को और कम लिया जाता था। ब्राह्मण से 1/20 मतलब 5%, और मंदिर से 1/30, समझ सकते हैं कितना प्रतिशत होगा, 3% लगभग। तो ब्राह्मण और मंदिरों से, मंदिर का, मंदिर से कैसे लेगा, तो मंदिर के उपयोग के लिए जो भूमि रहती थी, उस भूमि पर जो पैदावार होता था उस पर भी टैक्स वसूलता था, जो लगभग 3%, कुल उपज का 1/30वां भाग सरकारी राजकोष में जाता था। ब्राह्मण के पास जो भूमि थी उसके कुल उपज का 1/20वां भाग सरकारी राजकोष में जाता था, और सामान्य लोगों की जो भूमि थी उसके कुल उपज का 1/3 से 1/6, जिसमें निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता था, राजा के द्वारा किया जाता था, उसका वसूली करके सरकारी राजकोष में जाता था। तो अब हमने कहा था दीवान ए मुश्त खराज, दीवान ए मुश्त खराज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, भू राजस्व विभाग था। क्वेश्चन पूछेगा, व्यय का लेखा जोखा के लिए दीवान ए वकूफ जलालुद्दीन खिलजी, आप भू राजस्व विभाग को क्या कहते हैं, दीवान ए मुश्त खराज। लेकिन विजयनगर काल में भू राजस्व के विभाग को आथवन विभाग कहा गया। भू राजस्व के विभाग को कौन सा, आथवन विभाग कहा गया। जबकि इस समय सरकारी खर्च से बनाए गए नहर का प्रयोग करने पर किसानों से दास बंदा नामक करों की वसूली किया जाता था। याद रखेंगे, सरकारी खर्च पर सबसे पहली बार नहर का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में। लेकिन उससे पहले नंद वंश के शासक महापद्म नंद जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो वहां भी एगो नहर बनवाया था, कलिंग में नहर बनवाया था। तो सबसे पहले महापद्म नंद कलिंग में सुदर्शन झील का निर्माण, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य जिसका पुनर्निर्माण किया शक शासक रुद्रदामन प्रथम, और उसका पुनर्निर्माण किया गुप्त वंश के शासक अस्कंद गुप्त। लेकिन वहां पर बताए थे, दिल्ली सल्तनत में बताए थे, सरकारी खर्च पर नहर बनाया सबसे पहली बार गयासुद्दीन तुगलक, नहर बनाया और नहरों का जाल बिछा दिया, नहरों का जाल बिछा दिया फिरोज शाह तुगलक। रंजन जी का एक मैसेज आ रहा है, गुरुजी ऐप पर ना ही चल रहा है ना ही रंजन जी, आप अपने एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेंगे और फिर से इंस्टॉल कर लेंगे, चलने लगेगा। ज्यादा दिक्कत है तो आप वेबसाइट पर देख लें, liveclass.kautilyags.com, liveclass.kautilyags.com पे देख लेंगे तो उस पे भी हो जाएगा। जिनको एप्लीकेशन पे दिक्कत है तो आप वेबसाइट पर भी चल जाएंगे, liveclass.kautilyags.com, नीचे में स्क्रॉल चल रहा होता है उस पर भी यह लिखा रहता है। आइए
ध्यान से सुनिएगा, इतना तो क्लियर हो गया। इस काल में भू राजस्व विभाग को क्या कहते हैं? आथवन विभाग। भू राजस्व कर को, भूमि कर को क्या कहते हैं? विष्ट या शिष्ट कहा गया। जो सामान्य नागरिक से 1/3 से 1/6, ब्राह्मण से 1/20, मंदिरों से 1/30, भू राजस्व विभाग को आथवन विभाग कहा गया। सरकारी खर्च से जो नहर बनाया गया और नहर से जो खेती की है, खेती के लिए पानी निकाला गया, तो नहर से जो खेती के लिए पानी निकाला गया, उन किसानों से एक प्रकार का कर लिया गया, जिसे दास बंदा कहा गया। क्या कहेंगे भाई? दास बंदा कहा जाता है। हो गया। राजकीय भूमि को, अब देखो, अमरनायक भूमि याद आया। अमरनायक भूमि, दान में दी गई भूमि को अमर भूमि कहेंगे, और राजकीय भूमि को भंडारबाद भूमि कहा गया। मंदिर को दान में दी गई भूमि, मंदिर को दान में दी गई भूमि देवदान भूमि, दान में दी गई, लिखा हुआ मंदिर को दान, ध्यान सुनिएगा, मंदिर लिखा रहेगा तो मंदिर में देवता, देवता को दान में दी गई भूमि को देवदान भूमि कहा गया। वेतन के बदले भूमि देने की व्यवस्था न्यायंगर व्यवस्था कहा गया। वेतन के बदले भूमि देने की व्यवस्था इंस्पेक्टर शशि जी, वेतन के बदले भूमि देने की व्यवस्था को क्या कहेंगे? न्यायंगर व्यवस्था कहेंगे। और क्वेश्चन हमने कहा था, दान में दी गई भूमि को अमर भूमि कहा गया, अमरम भूमि कहा गया। राजकीय भूमि को भंडार भूमि कहा गया, भंडारबाद भूमि कहा गया। मंदिर में दान में दी गई भूमि को देवदान भूमि कहा गया। हो गया। इंस्पेक्टर सूरज जी, मैंने वो कुछ एप्लीकेशन पे अपडेट आया है, अपडेट जब आता है तो ऐसे ही होता है। आप एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर लेंगे जिन जिन को प्रॉब्लम है, और फिर से इंस्टॉल कर लेंगे। आइए, इस काल में समाज में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। देखो, काफी अच्छी मतलब ऋग्वैदिक काल में चला गया। महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, मतलब ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। उसके बाद काफी अच्छी मानी गई, लेकिन काफी अच्छी विजयनगर काल में। इस काल में महिलाओं को प्रशासन में नियुक्ति भी किया जाता था, प्रशासनिक कार्य में। और प्रशासनिक कार्य में नियुक्ति करने के साथ साथ उन्हें ज्योतिष कार्य और मल्ल युद्ध, कुश्ती में भी भाग लेने की छूट थी। लेकिन इसकी चर्चा कौन किया? पुर्तगाली यात्री नूनिज, जो अच्युत देव राय के शासन काल में आए थे, जो अच्युत देव राय के शासन काल में आए थे। ध्यान से सुनिएगा, अच्युत देव राय के शासन काल में नूनिज आया था, पुर्तगाली यात्री। इन्होंने कहा महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। लेकिन कृष्णदेव राय के काल में जो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा आया था, बारबोसा ने कहा कि नहीं रे भैया, बारबोसा ने कहा नहीं रे भैया, इस काल में महिलाओं की स्थिति घट रही थी, उनमें सती प्रथा का प्रचलन था। विजयनगर काल में सामाजिक स्थिति के बारे में पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने कहा कि इस काल में सामाजिक में सती प्रथा का भी प्रचलन था। निकोली कोंटी, जो देवराय प्रथम के काल में आए थे, देवराय प्रथम के काल में इटली यात्री निकोली कोंटी, देवराय प्रथम के काल में इटली यात्री निकोली कोंटी। अब बड़ी मूड खराब करते हैं भैया। हम पहले कहे रोशन बाबू, 5-6 को का वीडियो नहीं चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जिन जिन का वीडियो नहीं चल रहा है वो वेबसाइट पर जाके देख लो ना। अपने यहाँ तो एप्लीकेशन भी और वेबसाइट भी है। एप्लीकेशन को, या नहीं, एप्लीकेशन पे देखना है, अपना एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो, और फिर नया एप्लीकेशन को अपलोड कर लो। रजिस्टर्ड नहीं करना, केवल लॉगिन करना। लॉगिन करेंगे तो ईमेल पासवर्ड जो होगा वो मांगेगा, दे दीजिए, खट से चकाचक, टनाटन, चौके 4, छप्पे छक्का चलने लगेगा। तो आप लोग कहते रोशन कुमार जी कह मेरा वीडियो नहीं चल रहा, रुक गया है। अरुण आजाद जी कहते सर मेरा वीडियो रुक गया है। तो भैया आप पढ़ावे कि वही सोल्यूशन करे, तू ही बताओ
टॉपिक को भी आगे बढ़े दो। आइए, हमने कहा नूनी जी ने कहा समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अच्युत देवराय के काल में, अच्युत देवराय के काल में नूनी जी ने कहा कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें प्रशासन कार्य में भी प्रशासनिक कार्य को भी करने की अनुमति थी। क्वेश्चन पूछेगा, बारबोसा ने कहा कि भैया समाज में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी। बारबोसा ने कहा सती प्रथा का प्रचलन था। बारबोसा ने क्या कहा? सती प्रथा का प्रचलन था। निकोली कोंटी ने कहा दास प्रथा का भी प्रचलन था। हालांकि अब्दुल रज्जाक जो ईरान का यात्री था, इराक नहीं ईरान का यात्री था, अब्दुल रज्जाक फारस का यात्री था। अब फारस यात्री अब्दुल रज्जाक, ईरान का यात्री अब्दुल रज्जाक ने कहा इस काल में जनसंख्या अधिक थी और आर्थिक दृष्टिकोण से विजयनगर काफी प्रसन्न था। अब देखो, इस काल में मनोरंजन के रूप में शिकार खेलना, शतरंज खेलना, ताश खेलना लोग पसंद करते थे। साथ ही यक्षगान, बोमलाट जैसे लोक नृत्य का भी प्रचलन था। कृष्णदेवराय ने विठल स्वामी का मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण करवाया। विजयनगर काल में सब लोग वैष्णव धर्म को विष्णु के उपासक थे, जिस बात की पुष्टि विभिन्न तथ्य से मिलता है। विजयनगर के राजा में बड़ा जो विष्णु का अवतार है, बड़ा नामक सोने का सिक्का का प्रचलन हुआ। हालांकि विजयनगर काल में मुख्य मुद्रा थी पैगोडा, और बहमनी काल की मुख्य मुद्रा थी हून। विजयनगर काल की मुख्य मुद्रा पैगोडा और बहमनी काम का हून था। बहमनी साम्राज्य का हून था, हो गया। बहमनी साम्राज्य का हून था। अब विजयनगर काल का कौन था? पैगोडा था। हालांकि बड़ा नामक सोने का सिक्का चला गया, जिससे प्रतीत होता है कि इस काल के शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे। अब चलते हैं भाई, या तो क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से सुनिएगा। अब चलो बाबू, बहमनी साम्राज्य, यहां पर देखो फिगर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यही क्षेत्र था, यहां पर देखो यह कौन सी नदी है? नर्मदा नदी है। यह कौन सी नदी था? यहां पर ताप्ती नदी। यही है देवगिरी या दौलताबाद। यह क्या है? देवगिरी या दौलताबाद। ध्यान से सुनिए, देवगिरी या दौलताबाद। अब देखो दौलताबाद, गुलबर्गा, गोलकुंडा, वारंगल, तालीकोटा, यह सब मिलकर क्या था भाई? बहमनी साम्राज्य का क्षेत्र था। यहां पर उसके बाद जो यह जो क्षेत्र था, यह किसका था? विजयनगर काल का क्षेत्र था, विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र था, जिसमें मुख्य हम्पी में और पेनुकोंडा प्रारंभिक राजधानी, बाद में विजयनगर ले गया। तंजौर, मदुरा, नागपट्टनम, चंद्रगिरी इसके प्रमुख राज्य थे। 6 गो बताए थे, विजयनगर, पेनुकोंडा, चंद्रगिरी, मदुरा, तंजौर और नागपट्टनम। अब क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य, ध्यान से सुनिएगा, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच रायचूर क्षेत्र, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था, यह जो क्षेत्र था यह रायचूर क्षेत्र था। रायचूर क्षेत्र पर, रायचूर दुआब पर अधिकार करने को लेकर युद्ध चलता रहा। युद्ध की शुरुआत बुक्का प्रथम के काल से हुआ। हालांकि देवराय प्रथम के काल में हमने कहा फिरोज शाह बहमन ने आक्रमण किया और देवराय प्रथम को पराजित कर दिया। देवराय प्रथम पराजित हुआ, दोनों के बीच वैवाहिक संबंध हुआ और वैवाहिक संबंध में देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह बहमन से कर दिया। साथ ही अपने सेना में मुस्लिम युवाओं की नियुक्ति किया। देवराय प्रथम के बाद आया देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मस्जिद निर्माण की अनुमति दे दिया और मुस्लिम युवाओं की नियुक्ति करने के साथ साथ अपने राजगद्दी के बगल में कुरान शरीफ की एक प्रति रखवाया। हो गया, कुरान शरीफ की एक प्रति रखवाया। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, यहां तक क्लियर हो गया। अब चलते हैं जरा सब बहमनी साम्राज्य। 1347 मोहम्मद बिन तुगलक, हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन हसन मोहम्मद शाह। कई क्वेश्चन हो चुका है।
बहमानी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हसन गंगू उर्फ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा किया गया। जिस समय किया गया उस समय दिल्ली में तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि हसन बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहां बनाई? गुलबर्गा को बनाई। बाद में यह गुलबर्गा से आ गया विजयनगर या बहमनी। क्वेश्चन पूछेगा हसन गंगू के मृत्यु के बाद अगला शासक मोहम्मद शाह प्रथम बना। अगला शासक मोहम्मद शाह प्रथम बना और मोहम्मद शाह प्रथम के काल में रायचूर दुआब के क्षेत्र पर अधिकार करने को लेकर विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, जो लगभग 200 वर्ष तक चला और अंत में कृष्णदेवराय का इस पर अधिकार हो गया। इस अवसर पर इन्होंने यवन राज स्थापनाचार्य और यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा तो एकदम सूरज कुमार, रंजन कुमार जी, सब लोग ध्यान दीजिएगा जी। कोल्ड स्टोर कैंपस में गए थे क्या? आज कोल्ड स्टोर कैंपस गए थे, आज कैंपस गए थे, आज लगभग बहुत कुछ काम करवा लिए हैं। चूंकि दीपावली में सब कुछ क्लीन करा दिए थे, लेकिन फिर 1 महीना हो गया तो फिर वैसे ही गंदा फंदा हुआ। जनरेटर आज सर्विसिंग और के लिए स्थान शिफ्ट किया गया है। कल 2-3 दिन और अभी टाइम लगेगा। अब हाँ वही अच्छा से क्लास करूंगा जी। आइएगा, वेलकम है, आइए शशि जी, ऑफलाइन क्लास में भी आपका स्वागत होगा। आइए, तो हमने कहा हसन गंगू के मृत्यु के बाद कौन शासक बना? मोहम्मद शाह प्रथम बना। और मोहम्मद शाह प्रथम के काल में ही क्या हुआ बाबू? मोहम्मद शाह प्रथम के काल में रायचूर दुआब पर अधिकार करने को लेकर विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया, जो लगभग 200 वर्ष तक चला और अंत में कृष्णदेवराय का अधिकार हो गया। अब देखो, मोहम्मद शाह के बाद फिरोज बहमन ताजुद्दीन फिरोज कहा गया। ताजुद्दीन फिरोज कहा गया। इन्हीं के काल में रूसी यात्री अल्तियस निकेतन भारत की यात्रा किया था। इसी फिरोज शाह बहमन के द्वारा बहमनी विजयनगर शासक संगम वंश के शासक देवराय प्रथम को पराजित किया गया। देवराय प्रथम को पराजित करने के बाद उन्होंने क्या किया? देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। चूंकि वहां बता दिए थे, अतः यहां बताने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन पूछेगा, फिरोज शाह बहमन ने दक्षिण भारत में भीमा नदी के किनारे एक नया शहर फिरोजपुर नामक शहर की स्थापना किया। बहमनी वंश का सर्वाधिक विकास फिरोज शाह बहमन के काल में ही हुआ। फिरोज शाह बहमन के काल में हुआ। फिरोज शाह बहमन एक विद्वान व्यक्ति था। धार्मिक दृष्टिकोण से सभी धर्म के लोगों से एक अच्छा संबंध रखता था। इनके काल में अरबी, फारसी, तुर्की, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, देखना भाई, मराठी आदि भाषाओं के जानकार थे। अब देखो, खुद वो विद्वान थे। तो हो गया भाई राजा राम मोहन राय। अब देखो, राजा राम मोहन राय के तरफ ध्यान सुनिएगा, राजा राम मोहन राय के तरफ बहुआ ध्यान से सुनिएगा। राजा राम मोहन राय से क्वेश्चन निकलेगा। कई भाषा का ज्ञाता थे। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, हिंदू कॉलेज, टू फुतुल मुबाहदीन, गिफ्ट टू मोनोथीसस, प्रिंसेप ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, चंद्रिका इत्यादि का प्रकाशन किए थे। हो गया। अब देखो बाबू चंदन जी, आइए यहां पर देखो, ज्योतिष और तर्क शास्त्र के साथ साथ वनस्पति शास्त्र में भी विशेष रुचि था। बाप रे बाप, इतना पढ़ेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्या क्या भाई? अरबी, फारसी, तुर्की, कन्नड़, तेलुगु, मराठी। अरबी, फारसी, तुर्की, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, ज्योतिष विज्ञान, तर्क शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, इन सब का जानकार थे। अब देखो, बहमनी फिरोज शाह बहमन
दक्कन दक्कन भारत को सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहते थे, पूरे दक्कन भारत को एकदम ऐसा संस्कृति जो उत्तर भारत के लोग आके पढ़े लिखे यहां पर। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा कि उन्होंने दौलताबाद, जिसे देवगिरी भी कहा गया, वेधशाला का निर्माण करवाया और फिरोज शाह बहमनी के समय विजयनगर और बहमनी के बीच फिर से संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में क्या हुआ भाई, इस संघर्ष में इन्होंने संगम वंश के शासक, संगम शासक किसे, देवराय प्रथम को पराजित किया, देवराय प्रथम को पराजित किया और इनकी पुत्री से विवाह कर लिया। हो गया। अब देखो प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी फिरोज शाह बहमन का शासनकाल काफी महत्वपूर्ण रहा। क्यों भाई, क्योंकि इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं की भी नियुक्ति किया। प्रशासन के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने हिंदुओं की नियुक्ति किया। फिरोज शाह बहमन के शासनकाल में दो बंदरगाह का खूब विकास हुआ, पहला चोल बंदरगाह और दूसरा दभोल बंदरगाह, चोल बंदरगाह और दभोल बंदरगाह। ताजुद्दीन फिरोज के पश्चात, फिरोज शाह बहमन के पश्चात अगला शासक बना शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। अब देखो भैया, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने जो बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी, गुलबर्गा को इन्होंने बीदर हस्तांतरित किया। गुलबर्गा को अंशु कुमार ने क्या किया भाई, आशु कुमार गुलबर्गा से कहां ले गया, गुलबर्गा से बीदर ले गया, गुलबर्गा से कहां ले गया, बीदर ले गया। तो क्वेश्चन पूछेगा, बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी, गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कौन किया, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, जिन्हें संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है। शिहाबुद्दीन को क्या कहेंगे, संत अहमद के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। शिहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद अगला शासक बना अलाउद्दीन हुमायूं। देख भैया, अलाउद्दीन हुमायूं एकदम क्रूर शासक था, एकदम बलबन के तरह कहता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। तो क्रूर शासक था, ध्यान सुनिएगा, बलबन के तरह क्रूर शासक, अतः उसे जालिम हुमायूं के नाम से कहा गया। लेकिन इस जालिम हुमायूं का एगो वजीर था, प्रधानमंत्री था, महमूद गवा, काफी विद्वान था। देखो, शासक था जालिम, जनता के द्वारा जालिम हुमायूं कहा गया, लेकिन इसका एगो वजीर प्रधानमंत्री के पद पर महमूद गवा, जिन्हें ख्वाजा जहां के नाम से भी, अब ख्वाजा जहां आएगा तो क्वेश्चन पूछेगा किस चिश्ती संत को ख्वाजा जहां कहा गया, किस चिश्ती संत को ख्वाजा जहां कहा गया, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को ख्वाजा जहां या गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अब क्वेश्चन पूछेगा, या जो महमूद गवा था, जो जालिम हुमायूं या अलाउद्दीन हुमायूं का प्रधानमंत्री था, इनके पत्रों का संग्रह, इनके पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाया, पत्रों का संग्रह रियाजुल इंसा कहलाया। इस वंश के अंतिम शासक कलीमुल्ला थे और कलीमुल्ला के काल में बहमनी साम्राज्य का विभाजन हो गया 5 छोटे छोटे प्रांत में। कल भी इसकी चर्चा हम लोग किए थे। 5 प्रांत कौन कौन था भाई, तो पहला था बीजापुर, और बीजापुर में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना कब किया था, 1489 में। यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना किया 1489 में। दूसरा था अहमदनगर, अहमदनगर में हसन निजाम उर्फ निजामुल मुल्क ने या निजाम अहमद ने, हसन निजाम उर्फ निजाम अहमद ने निजाम शाही वंश की स्थापना किया था अगले वर्ष 1490 में। उसके पश्चात फतेह-उल्लाह इमाद शाह ने, फतेह-उल्लाह इमाद शाह ने बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना किया था 1490 में। उसके बाद कुतुब शाह के द्वारा गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना किया 1512 में, और लास्ट में अमीर अली बरीद के द्वारा बीदर शाही वंश की स्थापना बीदर में किया गया, वरीद शाही वंश की स्थापना बीदर में किया गया 1526 में। तो सीक्वेंस में जाएंगे, कहीं पहले बीजापुर, दूसरा अहमदनगर, तीसरा बरार, चौथा गोलकुंडा, पांचवा बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। कौन कौन, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। ऐसे याद रखेंगे।
सबसे पहले बीजापुर, सबसे अंत में बीदर, आप बीच में है बरार, अहमदनगर, गोलकुंडा को साथ में रख लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमने जो ट्रिक दी है वो इसने याद रखेंगे, पांचों का सीक्वेंस याद हो जाएगा। सबसे ऊपर में क्या है? बीजापुर, बी से बीजापुर, बीजापुरा। सबसे नीचे में क्या है? बी से बीदर, अब बीच में क्या है? बरार, बीच में क्या है? बरार, और ऊपर में बरार से ऊपर में अहमदनगर, अब बरार के नीचे में क्या है? गोलकुंडा। हो गया। यह कब हुआ था भाई? 1489 में। यह कब हुआ? 1490 में। यह कब हुआ? 1490 में। यह कब हुआ? 1512 में, 1526 में। हो गया। सीक्वेंसली जैसा बताए वैसे याद रखेंगे। 1489, 1490, 1490, 1512, 1526। हो गया। सीक्वेंसली बताए 1489, 1490, 1490, 1512, 1526। याद करने के लिए क्या कहेंगे बाबू? वर्षा, या बहुत अच्छी बात है। याद करने के लिए कहेंगे भैया क्या कहे? ब से बीजापुर, ऊपर में बीजापुर, ब से बीदर, बीदर हो गया। बी से बीदर, बी से बीजापुर, बीजापुर ऊपर तो नीचे बीदर, और बीच में आ गया बरार, बरार से पहले अहमद, बरार के बाद गोलकुंडा, बरार से पहले अहमद, बरार के बाद गोलकुंडा। हो गया सोनू बाबू? चलिए बहुत अच्छी बात है वर्षा जी, याद हो गया, धन्यवाद बाबू। अब यहां से यह वंश को भी याद रख लेंगे कि बीजापुर में किस वंश की स्थापना किया गया और संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा बीजापुर में आदिल शाही वंश, आदिल कोई एक याद रह जाएगा तो संस्थापक याद हो जाएगा, या संस्थापक याद है तो वंश याद हो जाएगा, संस्थापक याद है तो वंश याद हो जाएगा। जैसे आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना बीजापुर में किया। हसन निजाम ने निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में किया। फतेउल्लाह इमाद शाह ने इमाम शाही वंश की स्थापना बरार में किया। कुलुब कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश की स्थापना कहां किया? गोलकुंडा में किया। और अमीर अली वरीद ने बीदर शाही वरीद शाही वंश की स्थापना बीदर में किया था। किसके काल में? कलीमुल्ला के काल में। हमने कहा था 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध, जिसे ही राक्षसी तरंगनी का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध कहा जाता है। इसमें चार, बरार को छोड़ दिया जाए तो बरार को छोड़कर बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, ये चारों संगठित होकर, एक तरफ इस चारों का संगठित सेना थी, एक तरफ सदाशिव राय की सेना थी जो तुलुक वंश के अंतिम शासक थे, और सदाशिव राय की सेनापति राम राय युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर सेना की हार हुई। हालांकि सदाशिव राय बचे हुए थे। बताए थे 1570 ईस्वी में सदाशिव राय की मृत्यु के बाद तिरुमल के द्वारा एक अरबीडो वंश की स्थापना किया गया। 1570 में 1650 ईस्वी में अरबीडो वंश के अंतिम शासक रंगा तृतीय को शिवाजी के द्वारा पराजित करके इस क्षेत्र को मराठा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। हो गया। अब देखो बाबू, यहां से चलते हैं भाई, यहां से ले लो भाई। कुछ प्रांतीय राज्य में जौनपुर है और बंगाल है, जौनपुर है और बंगाल है, देख लेते हैं। अभी जौनपुर है और बंगाल है। जौनपुर चलते हैं, देखो भैया जौनपुर में सरकी राजवंश था। जौनपुर में कौन सा था? सरकी राजवंश। छोटा छोटा राजवंश है, कोई खास नहीं। जौनपुर की स्थापना तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। जौनपुर किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। जौनपुर किस नदी किनारे? गोमती नदी के किनारे। जौनपुर, लखनऊ, फिरोजपुर, यह सब गोमती नदी के किनारे। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने दूसरे बंगाल अभियान से लौटने के दौरान अपना भाई जूना खां के नाम पर किया। हालांकि जौनपुर में मलिक सरवर, जिसे सुल्तान ए सर्क या मलिक उस सर्क कहा जाता है, मलिक सरवर के द्वारा जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य सरकी राज्य की स्थापना किया। याद करेंगे, इसको ले लेते हैं, एक छोटा सा ले लेते हैं प्रताप जी, मुकेश जी, बस एक छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि कल
हम लोग बंगाल के बाद भक्ति आंदोलन की चर्चा करेंगे। भक्ति में कल का टॉपिक है निर्गुण भक्ति, जिसमें कबीरदास के बारे में, सूरदास के बारे में, नानक के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर अब नहीं होगा, रहने दें इसको, छोटा सा टॉपिक तो है। अब देखो, जौनपुर में सरकी राज्य की स्थापना किसने किया? मलिक सरवर सरकी वंश का लाया। अब सरकी वंश के बारे में जरा सा देख लो। अब कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेना। सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर थे। एक क्वेश्चन, मलिक सरवर के बाद मुबारक शाह, नहीं याद रखना है। सरकी शैली का जन्मदाता इब्राहिम शाह, इब्राहिम के बाद महमूद शाह। क्या जरूरी है उतना याद रखना। अंतिम शासक हुसैन का, अब देखो एगो याद रख लेंगे कौन, तो सरकी वंश के संस्थापक मलिक सरवर, सरकी के संस्थापक मलिक सरवर, और सरकी शैली का जन्मदाता इब्राहिम शाह, सरकी शैली का जन्मदाता इब्राहिम का। क्वेश्चन पूछेगा सरकी राजवंश का योगदान क्या रहा, बस इतना से क्वेश्चन पूछता है, सरकी राजवंश का योगदान। अंतिम सरकी शासक हुसैन शाह। भारतीय इतिहास में जौनपुर राज्य राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन गया। जौनपुर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा गया। सरकी राजवंश के अधीन हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। प्रमुख ग्रंथ जो पद्मावत थे, जिसकी रचनाकार मलिक मोहम्मद जैसी थे, वो सरकी शासक के दरबार में रहते थे। मलिक मोहम्मद जैसी ने अवधी भाषा में पद्मावत लिखे थे। किस भाषा में भाई? अवधी भाषा में। जौनपुर के सरकी शासक के अधीन दिल्ली की स्थापत्य शैली से अलग एक नवीन शैली का विकास किया, जिसे जौनपुर शैली या सरकी शैली कहा गया। और इस शैली का जन्मदाता शासक इब्राहिम शाह के द्वारा जौनपुर में अटाला देवी का मस्जिद बनाया गया। जौनपुर में महमूद शाह ने लाल दरवाजा का निर्माण करवाया। लोधी वंश के शासनकाल में जौनपुर राज्य की स्वतंत्रता का अंत हो गया और सिकंदर लोधी ने जौनपुर को अधिकार करके दिल्ली में मिला लिया। जौनपुर को अधिकार करके दिल्ली में मिला लिया, हो गया। जौनपुर को अधिकार करके नीतीश कुमार जी दिल्ली में मिला लिया, हो गया। नहीं रे भाई, 3-4 साल में खत्म नहीं होगा, तू पहले शांत तो रहो ना नीतीश बाबू। दोस्त, और 4 साल में खत्म होगा गुरुजी, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तो। हाँ, टॉपिक तो से आता है। अब देखो क्वेश्चन में ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद बंगाल में देखेंगे। बंगाल क्या है भाई? बंगाल ध्यान से सुनिएगा, कुछ खास नहीं, 2-3 पॉइंट खास है। क्या खास है भाई? तो बंगाल में बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बुगरा खां बंगाल अपनी सत्ता स्थापित किया। ध्यान से सुनिएगा। अब बुगरा खां का बेटवा था कैकुबाद एवं क्यूमर्स। जौनपुर का ताला देवी का मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह, लाल दरवाजा महमूद शाह। गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल 3 भाग में बटा था, तीनों पर अलग अलग शासक था। 1345 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास ने संपूर्ण बंगाल को फिर से अपने क्षेत्र में किया और इलियास ने अपने ही नाम से इलियासी वंश की स्थापना किया और अपनी राजधानी पांडुआ को बनाया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शमसुद्दीन इलियास ने बंगाल में इलियासी वंश, इलियास शाही वंश, राजधानी किसको बनाया? पांडुआ को बनाया। और क्वेश्चन पूछेगा शमसुद्दीन इलियास शाही के बाद सिकंदर शाह ने पांडु में अदीना की मस्जिद का निर्माण किया। पांडु में अदीना की मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह के द्वारा किया गया। इस वंश के सिकंदर शाह के बाद सब कमजोर शासक रहा, जिसके कारण 1415 में राजा गणेश नामक एक व्यक्ति ने हिंदू शाही वंश की स्थापना किया। तो 2 को याद रखेंगे, एक इलियास शाह ने पांडु को राजधानी बनाया और इलियास शाही वंश की स्थापना किया। इलियास शाह के बाद सिकंदर शाह, जिन्होंने अपनी राजधानी पांडुआ में अदीना मस्जिद, उसके बाद 1415 में राजा गणेश के द्वारा हिंदू शाही राजवंश की स्थापना किया गया। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। बंगाल में 14वीं-15वीं शताब्दी में जिन राजाओं का उदय हुआ, जो 1493 में गद्दी पर बैठने वाला अलाउद्दीन हुसैन शाह
अपना विशिष्ट स्थान रखता है। धार्मिक दृष्टिकोण से सहिष्णु था, हिंदुओं को अपने प्रशासन में नियुक्त किया और जो चैतन्य प्रभु थे, जो कल चर्चा करेंगे, चैतन्य प्रभु, ध्यान सुनिएगा, चैतन्य प्रभु थे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख हुसैन शाह के, अलाउद्दीन हुसैन शाह के काल से संबंधित थे। इन्होंने बांग्ला साहित्य का काफी विकास किया। कबींद्र और श्रीकर नंदी ने महाभारत का बांग्ला अनुवाद करवाया। क्वेश्चन पूछेगा, हुसैन शाह, अलाउद्दीन हुसैन शाह के शासनकाल में मालाधार बसु ने वैष्णव धर्म के प्रमुख ग्रंथ भागवत पुराण का श्री कृष्ण विजयम से अनुवाद करवाया। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह के काल में मालाधर बसु ने वैष्णव धर्म के प्रमुख ग्रंथ भगवत गीता का बांग्ला अनुवाद श्री कृष्ण विजय के नाम से करवाया था। तो इसको ज्यादा महत्वपूर्ण था नहीं, यह टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण था नहीं। कल का टॉपिक जो होगा एकदम सुपरहिट होगा, भक्ति काल। 2 क्लास चलना चाहिए भक्ति काल में, और उसके बाद हम लोग मुगल काल की स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ फाइल मिल गया होगा रात में ही भक्ति काल का। हम लोग भक्ति काल, फिर मुगल काल। मुगल काल में 10 दिन लगेगा, उसके बाद फिर उत्तर मुगल काल और क्षेत्रीय राजवंश 6-7 दिन उधर लगेगा, और उसके बाद आधुनिक भारत में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। देख भैया, धीरे धीरे टाइम निकलते जा रहा है। हम लोग का लगभग 60% समाप्त हो गया है। 60% समाप्त हो गया। वर्षा जी बहुत ठंड है जी, बउआ भी ठीक है, टेस्ट का टाइम हो गया है, तो हम लोग टेस्ट का टाइम जल्दी से आ जाए। टेस्ट के टाइम में तो आज की सेवा से लेते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला अब की बार, बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। इसको कल रिकॉल कर देंगे, हालांकि इसको कुछ जान नहीं है, कल रिकॉल भी कर देंगे, लेकिन कुछ इसमें जान नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं के बराबर आता है। चलिए, क्लास ओपन होने के बाद हिस्ट्री का बुक मिलेगा भैया। नेहा भाई आप पूरा करके ही रहे। चलिए, हिस्ट्री का बुक जो अभी जो पढ़ा रहे हैं बहुत कुछ ऐड हुआ है, तो पुराने बुक तो में भी अब होगा, चूहा कतर दिया होगा कि 10 महीना से बंद था, क्या होगा क्या नहीं होगा देख लेंगे क्लास खुलने के बाद। चलो, धन्यवाद।